नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 14 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो इस संदर्भ में आज हमारा टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर है, नाटो को लेकर है कि नाटो की भूमिका किस प्रकार से है वर्तमान में, और जो रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई अभी छिड़ी हुई है ना, काफ़ी दिनों से चल रही है, महीनों से चल रही है, उसके संदर्भ में तो उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा। तो सत्र में बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहें। और दूसरी बात कि आप अवश्य ये बात जान लें कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वनडे एग्जाम यानी एक दिवसीय परीक्षा की बात हो या फिर बात हो यूपीएससी पीसीएस जैसे परीक्षाओं की, तो द हिंदू एनालिसिस की भूमिका डेफिनेटली काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिल्कुल हम बढ़ेंगे आगे। रिफ्लेक्टिव पॉज। अब देखो, रिफ्लेक्टिव पॉज का हिंदी क्या होता है? रिफ्लेक्टिव मीन्स व्हाट? मीन्स चिंतनशील विराम। पॉज मीन्स विराम, कहते हैं पॉज लिया उसने, विराम लिया। नाटो मस्ट चेंज द वेरी पैराडाइम दैट सेट द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन मोशन। अब देखो, नाटो को अपने उस प्रतिमान को, विचार को बदलना होगा जिससे यूक्रेन संघर्ष स्टार्ट हुआ। तो यूक्रेन संघर्ष क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों इसकी शुरुआत हुई? रूस को लगा कि यूक्रेन नाटो की तरफ जा रहा है, नाटो में शामिल होगा। और रूस, आप जानते हैं कि नाटो का गठन ही हुआ था सोवियत संघ के विरोध को लेकर के। तो सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस जो विघटन हो गया, अब रूस है, तो रूस और नाटो में कभी बनेगी नहीं, बनती भी नहीं है। तो अगर मान लो कि रूस का कोई पड़ोसी देश है ना, यूक्रेन, जो कभी रूस के साथ हुआ करता था, ठीक है, सोवियत संघ के टाइम में, वो अगर आगे बढ़ करके उसके दुश्मन के साथ मिल जाएगा तो रूस कहाँ से बर्दाश्त करेगा। तो रूस ने इसको लेकर के यूक्रेन पर हमला कर दिया और वो लड़ाई वर्तमान में अभी तक जारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार आप नाटो के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं नाटो को, बस 2 मिनट में बता देता हूं नाटो क्या है, आप लोगों को जानना भी चाहिए। तो नाटो जो है ना, ये इसे बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये सोवियत संघ के खिलाफ बना था कि सामूहिक सुरक्षा उससे प्रदान हो सके। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, कनाडा और कई सारे पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं, उन्होंने अप्रैल 1949 को है ना बनाया था, ठीक है। और दूसरी बात कि ये इन लोगों ने इन देशों ने स्थापित किया था। इसे वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। 1949 ईस्वी में उत्तरी अटलांटिक संधि हुई थी इन देशों के बीच और नाटो अस्तित्व में आया था। वर्तमान में नाटो में कई सारे मेंबर्स हो गए हैं। तो इसके जो मूल सदस्य जो है ना, वो बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, आइसलैंड, इटली, ये लग्जमबर्ग आदि हैं। और इसके जो एक तरह से देखो मूल हस्ताक्षरकर्ता में कुछ देश शामिल थे। नाटो का एक सिद्धांत ये है कि नाटो के किसी एक देश पर किया गया हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा, पूरे सदस्य पर हमला माना जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से ये अपने सभी सदस्यों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नाटो के पास एक एकीकृत सैन्य कमान संरचना है, लेकिन इनमें से बहुत कम सैन्य बल विशेष रूप से अपनी है, ठीक है। नाटो का जो संरक्षण है वो सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक ही नहीं है। और नाटो के जो सदस्य हैं वो उसे वित्त पोषित करते हैं, फाइनेंस करते हैं। नाटो के बजट में जो है अमेरिका का योगदान बहुत ज़्यादा है, 75% तक है, 3/4 है, ठीक है। तो ये नाटो के बारे में कुछ बातें थी जो आपको जाननी थी। चलो अब नाटो से आगे बढ़ते हैं, अपने एनालिसिस को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारे पास आज क्या है एनालिसिस में। देखो, मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेट इन लिथुआनिया टू टेक स्टॉक ऑफ देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूक्रेन इन द फेस ऑफ रशियन एग्रेशन देयर, बट केम अवे विदाउट ऑफरिंग any timetable to induct Ukraine, much to the chagrin of the Ukrainian president व्लादिमीर जेलेंस्की। अब देखो, यहाँ पे बात ये है कि रूसी आक्रमण हुआ यूक्रेन पर, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं, काफ़ी दिनों से झगड़ा ये चल रहा है, लड़ाई। तो इसको लेकर के जो देश हैं, मतलब नाटो मेंबर्स हैं, तो यूक्रेन को सैन्य समर्थन दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप ये नाटो का समर्थन पूरा है यूक्रेन को कि तुम रूस से लड़ाई करो, ठीक है। तो नाटो कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश जो है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी के आकलन को लेकर के, अपने सैन्य और वित्तीय समर्थन के आकलन को लेकर के जो नाटो के मेंबर्स हैं, उनकी लिथुआनिया में बैठक हुई,
ठीक है। लेकिन यूक्रेन को इस संगठन में, नाटो में शामिल करने के लिए उन्होंने कोई टाइम टेबल नहीं दिया और उसके बिना ही मीटिंग उन्होंने क्या कर दी, समाप्त कर दी, ठीक है। उसके बिना कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। तो डेफिनेटली इसको लेकर के यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वोलोदिमीर जो जेलेंस्की हैं, है ना, वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो बिल्कुल नाराज हो गए इसको लेकर के। उन्होंने टिप्पणी भी की कि नाटो का ये व्यवहार जो है वो अपेक्षा अनुरूप नहीं था, वो इस ऐसी अपेक्षा नाटो से नहीं रखते थे। ऐसा कमेंट जो है वो जेलेंस्की की तरफ से आया। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, जेलेंस्की who vented his frustration after the summit has only received reassuring words from US President Joe Biden to the effect that Russian President Vladimir Putin wrongly believes he can outlast Ukraine। अब देखो यहाँ पे जो बातें आगे कही गई हैं कि इस शिखर सम्मेलन के बाद जो समिट जो हुआ नाटो के मेंबर्स का, तो जेलेंस्की ने डेफिनेटली अपनी बातें रखी कि ये सहयोगपूर्ण नहीं था। तो जेलेंस्की को एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से एक आश्वासन मिला, है ना। बाइडन ने कहा कि जो जिस प्रकार से रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं वो गलत ढंग से ये मानते हैं कि यूक्रेन को परास्त कर सकते हैं, पस्त कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। Mr. Zelensky's apparent sense of disappointment is likely to have been multiplied by the fact that as of April, Finland became the 31st member, and with Turkey withdrawing its objections, it is only a matter of time until Sweden signs a document of accession। यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जेलेंस्की डेफिनेटली से नाराज हैं और जेलेंस्की की जो भावना झलक रही थी निराशा की, शायद इससे भी बढ़ी है कि वो अप्रैल में देखो फिनलैंड को ना इस संगठन का 31वां सदस्य बनाया गया। 31st मेंबर कौन बन गया, फिनलैंड बन गया। और जो टर्की है यानी तुर्की ने अपनी आपत्तियां वापस ले ली, ठीक है। तो तुर्की ने आपत्तियां वापस ली और स्वीडन का नाटो में शामिल होने के दस्तावेजों पर दस्तखत करना, है ना, ये भी बात है। तो ये सब जो बातें हुई हैं इसको लेकर जेलेंस्की निराश है कि बस यूक्रेन को मौका नहीं दिया जा रहा है, बाकी जो देश चाहते हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। इन रियलिटी, वास्तविकता में देखा जाए, नाटो हैज नॉट ओनली गॉन टू ग्रेट लेंथ्स टू सपोर्ट यूक्रेन्स वॉर एफर्ट्स डायरेक्टली बट हैज also waived its membership action plan। अब देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यूक्रेन की जो हेल्प की है नाटो ने, है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद की है। वास्तविकता यही है कि नाटो न सिर्फ यूक्रेन की जो एक तरह से युद्ध की कोशिश है उसको समर्थन काफ़ी हद तक दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और साथ ही जो उसके जो मेंबरशिप एक्शन प्लान है उससे भी छूट दे दी है उसे, है ना। और दूसरी बात कि जो नाटो की तरफ से पहल है, ठीक है, कि दिस प्लान इज अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टेप्स टू एंश्योर दैट प्रोस्पेक्टिव न्यू एंट्रेंट इज अ functioning democracy based on the market economy, that its military under right civilian control, that it shows commitment to the peaceful resolution of conflicts, that it treats minority population fairly, and that it has the ability and willingness to contribute to NATO operations। बात यहाँ पे ये की गई है कि जो योजना है, प्लान जो है, वो राजनीतिक और सैन्य कदमों की एक विस्तृत सीरीज है, और जिससे कि ये इंश्योर किया जा सकेगा, सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो संभावित जो नया सदस्य है, जो पॉसिबल जो है, जो नया मेंबर बनने वाला है, वो मार्केट इकोनॉमी पर आधारित एक फंक्शन वाला लोकतंत्र है ना, फंक्शन कर रहा है ऐसा लोकतंत्र है, और उसकी जो सेना है वो कड़े नागरिक सिविलियन कंट्रोल के तहत है। वहाँ पे सेना का कड़ा नागरिक नियंत्रण है, सरकार का नियंत्रण है, सेना बेकाबू नहीं है, ठीक है। और सेना ऐसी है और राष्ट्र ऐसा है कि वो संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति कमिटमेंट दिखाता है, और उसके पास जो नाटो के जो अभियान हैं, जो एक तरह से नाटो के जो अभियान चलाता है उसमें योगदान करने की, नाटो के ऑपरेशंस में योगदान करने की क्षमता है, और तत्परता भी है, विलिंगनेस भी है, इच्छा भी है, तो ये भी है, ठीक है। तो ये जो है ये प्लान है और उसका नाटो का है, ये है ना। तो नाटो ये इंश्योर करता है कि हम जिसे अपने नाटो मतलब मेंबरशिप दें, ये सब क्वालिटी मेंटेन हो। While the summit meeting offered NATO a chance to take a reflective pause on the war, the organization's leader appeared to have glossed
over a critical existential question. Would this not be an important time for NATO to consider going slow on its recruitment campaigns? The point of contention that Mr. Putin has used to make an argument for Russia waging war. अब यहाँ पे बात यह है कि शिखर बैठक हुआ तो एक तरह से नाटो जो है उसको युद्ध को लेकर एक तरह से बिल्कुल चिंता वाला एक विचारवान जो विराम लेने का मौका उसने दिया है ना, बैठक ने, शिखर बैठक ने नाटो को मौका दिया कि वो एक तरह से विराम ले, बात को इतना न बढ़ाए, बात को का बतंगड़ न बनाए। लेकिन इस संगठन के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वो अपने अस्तित्व से जुड़े एक बेहद अहम प्रश्न से बिल्कुल पीछे हटते नजर आए, है ना, कि क्या यह जो नाटो के लिए अपने भर्ती अभियान जो है ना, अपने जो आगे बढ़ने का अभियान है तो उसको धीमी रफ्तार से आगे बढ़ाने पर विचार करने का महत्वपूर्ण समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई है। यहाँ पे देखो आप, certainly there is a chicken and egg dimension to this debate and NATO has in particularly activated ever since Moscow's unprovoked military incursion into Georgia in 2008 and subsequent annexation of Crimea in 2014। अब देखो आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे विशेषकर पुतिन ने जिस प्रकार से जो विवाद का जो पॉइंट है, विवाद का यही पॉइंट है, इसी का इस्तेमाल प्रयोग किया है कि वो रूस ने जो युद्ध छेड़ा है ना, उसके तौर पर किया है कि जो नाटो है ना अपने भर्ती अभियानों को, अपने मेंबर को बढ़ाने के अभियानों को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, यूक्रेन को शामिल करना चाह रहा है। इसी सब को लेकर रूस ने तो उस पर अटैक किया था, यूक्रेन पर। अब बात यहाँ पर यह है कि पुतिन ने जो वहाँ के रूस के राष्ट्रपति हैं इसी बिंदु का इस्तेमाल किया है ना यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने में। डेफिनेटली यहाँ पर इस जो डिबेट है इसमें मुर्गी या अंडा वाला एस्पेक्ट्स है। और 2008 में आप सभी को पता होगा जॉर्जिया में 2008 में एक घटना हुई थी जो रूस ने सैन्य घुसपैठ किया था। फिर 2014 में क्राइमिया पर, है ना, क्राइमिया बोलते हैं, उसका अधिग्रहण कर लिया था जबरन। ठीक है, रूस ने 2014 में क्राइमिया पर कर लिया था। तो उसके बाद नाटो की सक्रियता देखी गई है। येट वॉर, इवन अ वॉर बाय प्रॉक्सीज, इज नेवर अ प्रेडिक्टेबल प्रोस्पेक्ट बिटवीन द clear armed rivals of the Cold War years, rather than digging in their heels and setting the stage for further military escalation. Now with the added cruelty of the cluster munitions promised by Mr. Biden to Mr. Zelensky, NATO leaders would have done well to explore potential pathways to a ceasefire and temporary cessation of hostilities. अब देखो आपके लिए यहाँ पे क्या पॉइंट है। पॉइंट आपके लिए ये है कि नाटो वहाँ पे सक्रिय हुआ, जिस प्रकार से रूस ने अवैध कब्जा वगैरह किया है ना बगल के प्रांतों पर, सक्रिय हुआ वो। इसके बावजूद देखो शीत युद्ध का जो समय है ना, कोल्ड वॉर के टाइम में देखा गया कि परमाणु हथियारों से लैस दो प्रतिद्वंदी अमेरिका और सोवियत रूस, आप सभी को पता होगा अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कोल्ड वॉर काफ़ी चल रहा था, वाक युद्ध चल रहा था। यहाँ तक कि जो वहाँ पे अदर कंट्रीज भी इसमें शामिल थे, है ना। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोल्ड वॉर होगा। लेकिन अब देखो एक तरह से जो अड़ियल रवैया है ना, एक ऐसा व्यवहार है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार जो है तो उसकी बात यहाँ पे की। और सैन्य टकराव है ना, मिलिट्री जो टकराव है उसको उसकी ओर बढ़ने, है ना, जैसे कि बाइडन जो है वो जेलेंस्की को क्लस्टर बम देने जा रहे हैं। ठीक है, क्या देने जा रहे हैं? क्लस्टर म्यूनिशंस। क्लस्टर बम क्या होते हैं? ये बमों का गुच्छा होता है, सैकड़ों बम होते हैं एक गुच्छे में, और ये बम होते हैं बड़े खतरनाक। कई देशों ने इसको बैन किया हुआ है, यहाँ तक कि अमेरिका के सहयोगी भी सहमत नहीं है कि यूक्रेन को क्लस्टर बम दिया जाए, लेकिन क्लस्टर बम दिया जा रहा है। तो एक तरह से क्यों बैन है क्लस्टर बम? कई देशों ने क्यों बैन किया हुआ है? क्लस्टर बम के कई सारे बम ऐसे होते हैं कि ये विस्फोट नहीं करते, है ना, ये दब जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, घरों के कहीं दब जाते हैं, और ये जब सेना चली जाती है आम नागरिक इससे हताहत होते हैं, क्योंकि ये साल 2 साल 4 साल बाद फटते हैं, ये है ना, कभी फट सकते हैं ये। तो इसका डर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसके निष्क्रिय बम होते हैं, ये कई सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, इसको लेकर भी चिंता है। लेकिन अमेरिका जेलेंस्की को ये देने जा रहा है। मिस्टर बाइडेन जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपको क्लस्टर बम देंगे जेलेंस्की को, तो ये भी एक चिंताजनक बात है।
ठीक है। तो एक तरह से ये जमीन ऐसा तैयार कर रहे हैं कि लड़ाई हो, दोनों देश आमने सामने आए, रूस और अमेरिका कोल्ड वॉर में सामने आ जाए, ठीक है। तो अच्छा यही होता कि नाटो जो लीडर्स हैं उन्होंने संघर्ष विराम और शत्रुता जो है, आपस में जो प्रतिद्वंदिता द्वेष की भावना है रूस और पश्चिमी देशों के बीच जो हो गई है, उसकी सुलह है ना, अस्थायी समाप्ति के रास्ते ये तलाशते, उस पर ये काम करते, है ना। टू एक्सप्लोर पोटेंशियल पाथवे टू अ सीज फायर यानी विराम का, लड़ाई में विराम का, और टेम्पोररी सजेशन का, ये हॉस्टिलिटीज का, है ना, जो लड़ाई झगड़े हैं इसका एक तरह से माहौल शांत करते नाटो के नेता, ये बेहतर होता। लड़ाई को आगे बढ़ाने से किसी का फायदा नहीं है। It is true that Mr. Putin is likely to remain undeterred in his ambition for territorial acquisition fueled by the shadow inner politics of the Kremlin. Yet if NATO is groping that genuinely it cares about market economies, democracy, human rights and peace, it needs to work towards changing the very paradigm that set this avoidable conflict in motion in the first place. अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो पुतिन हैं वो नए जो क्षेत्र हैं उस पर कब्जा करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, महत्वाकांक्षा है उनकी। और क्रेमलिन जो है वहाँ की राजनीति ऐसी है, क्रेमलिन यानी कि जो वहाँ आवास जो है रूसी राष्ट्रपति का, क्रेमलिन आप सभी जान लो, नोट कर लो। तो पुतिन पीछे नहीं हटेंगे, आगे वो बढ़ेंगे ही। इसके बावजूद नाटो जो है एक ऐसा समूह है, ग्रुप है, जो मार्केट इकोनॉमी जो है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो मानवाधिकार हैं, लोकतंत्र है, ह्यूमन राइट्स है, और जो पीस है उसे नाटो साथ लेकर चलता है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और पीस, शांति को लेकर नाटो चलता है। नाटो ने इस पर ध्यान दिया है कि मानवाधिकार का हनन न हो, एक शांति की भावना रहे। तो इस हिसाब से नाटो को काम करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका अतीत ऐसा रहा है, आपने अच्छा किया है अतीत में इस सब मामले में, लोकतंत्र के मामले में, मानवाधिकार के मामले में, शांति के मामले में, तो आप उसको तो उसे क्या है, उस प्रतिमान को एक तरह से बदलने की दिशा में काम करने की जरूरत है, जिसके चलते हो सकता है कि जो संघर्ष है ना, जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसे हम टाल सकते थे, वो स्टार्ट हो गया, है ना। किसके बीच? रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी संघर्ष चल रहा है। तो नाटो को उस दिशा में काम करने की जरूरत है। नाटो पहल करेगा, पश्चिमी देश पहल करेंगे, तो डेफिनेटली रूस भी इस क्रम में आगे आएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। क्योंकि भारत ने भी कहा है कि लड़ाई का समाधान लड़ाई नहीं है, ये शांति, व्यवस्था, बातचीत, है ना, एक तरह से संवाद के जरिए ही इसका समाधान संभव हो सकता है। तो आज के टॉपिक पे हमने चर्चा की नाटो की भूमिका की, जो लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन उसको लेकर के, और भारत का दृष्टिकोण जो इस मामले में है। भारत ने हमेशा से तटस्थ रहकर समाधान की वकालत की है, उसके पक्ष में बातें की हैं, उसको लेकर हमने पहले भी चर्चा की है भारत के रुख को लेकर के। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करके हमने प्रयास किया कि हमारी बात आप तक सही एवं स्पष्ट रूप से पहुँचे, आप इससे लाभान्वित हो सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।